we have a lot of marginalization. So caste and class also determines your opportunities. So it's not people who are rich continue to get richer because of more and more opportunities, and the system also supports them with benefits. So, our tax structure is such that you can actually save a lot of money. In fact, the rich don't pay as much tax as maybe a middle class person would pay proportionately. And opportunities are denied to people from specific caste groups, the Dalits and the Muslims, the tribal people. In fact, the tribals lag almost 20 years behind the other caste groups in this country in terms of their education attainments. There is a decline in the labor force participation rate of women. The data points are that in 2004-05, 28.2% women were in the labor force, which came down to 21.6 in 2011-12. Wages that women get are always less for the same job than what men demand in the market. There is a lot of unpaid care work that women do, which doesn't get calculated, doesn't get accounted for, and they don't get paid for it. The marginalized communities, especially the Dalit Muslims and tribals, they need policies that will pull them out of persistent poverty and backwardness. So the second ask is seal the leaking wealth bucket by taking stringent measures against tax evasion and avoidance, tax the super rich by reintroducing inheritance tax, and increase wealth tax, reduce and eventually do away with the corporate tax breaks. The third ask is bring data transparency, produce and make high quality data on income and wealth available. We don't even know what's the kind of wealth the rich hold really. So tracking that, monitoring that regularly will actually give us an indicator of how we are doing on reducing. Hi friends, आज हम ऑक्सफैम एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, रिसेंटली एक रिपोर्ट लॉन्च किया है इनइक्वालिटी इन इंडिया में. उस रिपोर्ट का नाम है सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट और इंडियन स्टोरी करके इन्होंने रिपोर्ट लॉन्च किया था. उस रिपोर्ट का क्या की फाइंडिंग्स है और उसका इम्पैक्ट क्या है और उसका इम्पोर्टेंस क्या है हमारी सोसाइटी के लिए, इस वीडियो में जानेंगे. देखिए, उनका जो पहला जो फाइंडिंग था कि इंडिया का जो 1% पॉपुलेशन है वो जो 40% ऑफ द वेल्थ वो ओन करते हैं, और हमारे जो बॉटम का 3% वेल्थ ही ओन करते हैं. मतलब 50% जो हमारी पॉपुलेशन है वो 3% ऑफ इंडियन वेल्थ ओन करते हैं. और ये रियली, ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि कितना हमारी सोसाइटी में इनकम इनइक्वालिटी है. और इनका और एक अच्छा फाइंडिंग था कि पैंडेमिक स्टार्ट होने के बाद जो बिलियनियर्स होते हैं, मतलब जो रिच पर्सन्स होते हैं, उनका जो इनकम है वो 121% सर्ज हुआ है. 2.5 करोड़ एवरी मिनट दे मेड. और वहाँ पर ही उसी इकोनॉमिक कंडीशन पे नंबर ऑफ हंग्री इंडियंस जो है वो 19 करोड़ से 35 करोड़ हो गया था. मतलब नंबर ऑफ रिच बिकमिंग रिचर, पुअर बिकम पुअरर. यही इंडिया का स्टोरी है. और इंडिया एक लार्जेस्ट इकोनॉमी है और एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, लेकिन उसका जो इनइक्वालिटी और जॉबलेस इकोनॉमी जो है वो रियली एक मेजर थ्रेट है अभी भी हमारे लिए. और देखिए, इनका और एक अच्छा फाइंडिंग था कि जो इंडिया है, डिस्पाइट द लार्जेस्ट इकोनॉमी, जो इंडिया में ना अभी भी 228.9 मिलियन
people are live under BPL. गरीब रेखा का नीचे से अभी भी 228 मिलियन पीपल्स इंडिया में है, और वहाँ पर ही जो हमारी बिलियनर का नंबर है वो डे बाय डे बढ़ते जा रही है। 2020 में इंडिया में बिलियनर्स थे 102, वही 2022 में इंडिया का बिलियनर का नंबर हुआ है 166। और एक मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का जो मिनिस्ट्री है, ये सीपीआई और कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स को बेस में एक इन्फ्लेशन रेट और इंडिया इन्फ्लेशन रेट को रिपोर्ट करती है। ये रिपोर्ट भी क्लियरली मेंशन है कि जो रूरल इंडिया है वो ज़्यादा सफ़र हो रही है इन्फ्लेशन के लिए कंपेयर टू अर्बन एरियाज। और जो इनका और एक इम्पोर्टेंट फाइंडिंग्स है कि टैक्सेशन इंडिया में इनका मेंशन किया था कि इंडिया में जो मेजर प्रॉब्लम है इनइक्वालिटी, ये हमारी टैक्सेशन का जो कल्चर है। इंडिया में ना टैक्सेशन कल्चर अभी भी नहीं है। इंडिया में ओनली 6.5% ऑफ द पॉपुलेशन, अराउंड मतलब 85 to 90 मिलियन पॉपुलेशन ही टैक्स फाइल करते हैं, और उसमें मेरे ख्याल से 4 to 5% और लेस देन 5% ही कुछ इनकम टैक्स पे करते होंगे। देखिए, टैक्स हमेशा दो टाइप का होता है, एक प्रोग्रेसिव टैक्स होती है, एक रिग्रेसिव टैक्स होती है। प्रोग्रेसिव टैक्स वो होता है जैसे कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स, मतलब जो इंडिविजुअल का इनकम का ऊपर लगता है वो स्लैब्स बेस्ड में होता है। मतलब जो रिचर होगा, रिच पर्सन होगा वो ज़्यादा पे करेगा, जो उससे कम रिच होगा वो कम पे करेगा। और वहीं पर रिग्रेसिव टैक्स जो होती है वो जीएसटी, सेल्स टैक्स, फ्यूल टैक्स, ये जो टैक्सेस है ये रिग्रेसिव टैक्सेस में आता है। क्योंकि रिग्रेसिव इसीलिए कहा जाता है कि इसमें देखिए ये कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करती है। जो भी बिलियनर भी होगा वो उतना ही पे करेगा जब वो एक कोई आइटम खरीदेगा, और वहाँ जो 10,000 कमाने वाला भी उसी को उतना ही टैक्स पे करेगा। इसीलिए इंडिया में प्रॉब्लम इन्होंने क्लियरली बोला है कि यही प्रॉब्लम है, जो इंडिया का टैक्सेशन कल्चर है ना, यही मेजर प्रॉब्लम है इनइक्वालिटी के लिए। मतलब इंडिया अभी भी जो रिग्रेसिव टैक्सेस है, मतलब जीएसटी, फ्यूल टैक्सेस, उसी का ऊपर ही हमारी जो नेशनल वेल्थ है, जो गवर्नमेंट को वेल्थ चाहिए जो सोशल वेलफेयर में खर्चा करने के लिए, वो अभी भी मेजर इनडायरेक्ट टैक्सेस ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, इनका जो फाइंडिंग्स था कि जो बॉटम 50% ऑफ द पॉपुलेशन एट ऑल इंडिया लेवल pays 6 times more on indirect taxation as percentage of income compared to the top 10%। और वहाँ पर हमारी जो जीएसटी है, 2/3 of the GST comes from the bottom 50%। मतलब देखिए लगभग 66% जो जीएसटी है वो 50% जो बॉटम पॉपुलेशन है, जो अभी भी हम लोग फाइंड किए थे कि वीकर सेक्शन है वही पे करते हैं। तो ये क्लियरली शो करता है कि हमारी जो टैक्सेशन कल्चर है उसी एक मेजर प्रॉब्लम है हमारी इनइक्वालिटी में। देखिए आप चले जाइए डेवलप्ड कंट्रीज जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, यूएई, ये सब कंट्रीज में ना, जो पहले छोड़ दीजिए यूए में अलग होता है टैक्सेस ज़्यादा, मतलब उसमें टैक्सेस नहीं होते हैं, लेकिन जो भी आप डेवलप्ड कंट्रीज, यूरोपियन नेशंस चले जाइए, उधर वो प्रोग्रेसिव टैक्स उनका ज़्यादा होता है, मतलब डायरेक्ट टैक्स ज़्यादा होता है कंपेयर टू इनकम टैक्स। और इस रिपोर्ट ने एक क्वेश्चन रेज किया था कि व्हाई टैक्स द रिच, क्यों हमें टैक्स, रिचर पर्सन को ज़्यादा टैक्स मांगना चाहिए, क्योंकि द रेवेन्यू from the progressive taxation has the capacity to fund the country health and education system। इसका मतलब है जब रिचर पर्सन ज़्यादा टैक्स पे करेगा तो हमारी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप कर सकते हैं।
जब भी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा डेवलप होगा तो अच्छा ह्यूमन रिसोर्सेस डेवलप होगा, वो अच्छा ह्यूमन रिसोर्स डेवलप होगा तो वो पोवर्टी से अपना ओवरकम होगा। फॉर एग्जांपल देखिए, आप एक बच्चे को उठा लीजिए, उसको अच्छे से एजुकेशन दीजिए, उसके हेल्थ ध्यान में लीजिए, तो वो अच्छी कॉलेज में पढ़ेगा और वो अच्छी जॉब में सेटल होगा, तो उसको पूरा फैमिली को पॉवर्टी से बाहर निकाल देगा। तो यही है कि इन्होंने एक एस्टिमेशन किया है कि इन्होंने बोला है कि टैक्सिंग द 10 बिलियनियर्स एट 5% विल कवर द कॉस्ट ऑफ ट्राइबल हेल्थ सेक्टर फॉर 5 years। मतलब जो 5% जो टॉप 10 बिलियनियर्स का आप टैक्स कर लोगे ना उनकी, तो आप 5 साल के लिए ट्राइबल सोसाइटी का हेल्थ केयर कवर पे खर्चा कर सकते हो। वहां पर ही 3% ऑफ द वेल्थ टैक्स ऑन इंडियन बिलियनियर्स कैन फंड द नेशनल हेल्थ मिशन। और इन्होंने एक अच्छी फाइंडिंग्स किया था कि रेवेन्यू फ्रॉम द कॉर्पोरेट टैक्स एज परसेंटेज ऑफ द जीडी ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू ग्रॉस डिक्लाइंड बाय 8%। जो हमारी टैक्स रेवेन्यू है ओवर द इयर्स 8% डिक्रीज हुआ है जो कॉर्पोरेट टैक्स है। इसका रीजन भी है कि 2019 में जो गवर्नमेंट ने हमारी जो 30% कॉर्पोरेट टैक्स होता है वो रिड्यूस कर देंगे, 2022 तक ला देंगे करके उन्होंने अनाउंस किया था। और ओवर द इयर्स वो मतलब जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो डिक्रीज कर रहे हैं। कॉर्पोरेट टैक्स डिक्रीज करने से एक फायदा होता है कि ज़्यादा बिजनेस डेवलप होगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं हो रहा है। टैक्स रेवेन्यू है हमारी वो डिक्लाइन हो रहा है। और इनका और एक अच्छी फाइंडिंग थी कि जो इनडायरेक्ट टैक्स नेचर है वो जीएसटी एंड फ्यूल टैक्स मेक देम रिग्रेसिव विच इनवेरिएबली बर्डन द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड। ये हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं। और ओवर द लास्ट 2 years दिस न्यू टैक्सेशन पॉलिसी जो इंडिया ने कॉर्पोरेट टैक्स को डिक्रीज करेगी बोली थी, तो वो टैक्स रिजल्टेड क्या हुआ 1.84 लाख करोड़ लॉस ऑफ द गवर्नमेंट रेवेन्यू। तो ये इंडिया में जो है ना अभी भी 6 out of the 10 इंडियंस लिव 262 रुपीज पर डे। मतलब इसका मतलब ये है कि इंडिया का जो इनइक्वालिटी है एकदम एक रैपिड वे में डेवलप हो रही है। देखिए ये इनइक्वालिटी जो है इसका इम्पैक्ट क्या है, ये कैसी सोसाइटी को इम्पैक्ट करेगा, ये हमें जानने के लिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में जानना है। ये जो है ये इंसान ये रूसो एक 17th सेंचुरी में एक बड़ा सा थिंकर थे। इन्होंने एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियोरी इन्होंने पब्लिश किया था कि इन्होंने क्लियरली बोला था सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियोरी में जब भी सोसाइटी स्टेबल में रहना है तो आपको जनरल विल आना चाहिए। जनरल विल, इस जनरल विल में उन्होंने कुछ चीजें बोले थे कि जो भी वीकर सेक्शंस होता है उनको सपोर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है और सोसाइटी में एक इक्वालिटी, इंडिपेंडेंट और फ्रीडम ये दोनों को ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने देखिए इस रिपोर्ट में ये मेंशन किया था कि जो हमारी जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है वो क्यों आया था। देखिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन का मेजर रीजन था इनइक्वालिटी। तो उस टाइम के जो किंग थे लुइस 14, तो वो किंग का जो पॉलिसीज था वो बहुत ही मतलब एग्रेसिव था। एग्रेसिव मतलब वो पब्लिक को केयर ही नहीं करते थे और इतनी इनइक्वालिटी बढ़ गई थी जो उनकी क्लासेस में जो रिचर हो जाता था पुअर हो जाता था। तो वो वही मेजर रीजन था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया और मोनार्की को हटा दिया था। तो यही रीजन मतलब यही होता है जब इनइक्वालिटी बढ़ती है वो सोसाइटी के लिए थ्रेट होता है। जो हमारी हिस्ट्री है वही लेसन हमें देती है, जब भी इनइक्वालिटी बढ़ेगी वो सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। इनइक्वालिटी से आगे बढ़ना, ओवरकम करना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सोशल स्टेबिलिटी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए, जो हमारी हिस्ट्री यही लेसन हमें देती है। तो ये जो ऑक्सफैम रिपोर्ट है इन्होंने कुछ सजेशन दिया है, वे फॉरवर्ड दिए थे
कैसे इंडिया को कुछ चीज़ों में मतलब इनकी जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन में चेंजेस लाना पड़ेगा, तभी ये जो इससे ओवरकम करेंगे इनइक्वालिटी थ्रेट से। इन्होंने बोला था कि टैक्सिंग द वेल्थ ऑफ द रिचेस्ट 1%, जो रिचर है इंडिया में टॉप लेवल पे, उनको टैक्सेशन बढ़ाओ, और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो ज़्यादातर बर्डन जो बॉटम लेवल पॉपुलेशन पे होता है। तो इसीलिए जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं उसमें आप ईज करो, मतलब कम करो, उसका बर्डन कम करो, और उसमें जो गवर्नमेंट का इनकम है वो डिपेंडेंसी कम करो, और जो पब्लिक सर्विसेज है फॉर एग्जांपल हेल्थ, एजुकेशन, ऐसे जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेसिबिलिटी है ये बढ़ाओ, क्योंकि जब ये बढ़ेगा तभी ही जो सोसाइटी में ना एक इनइक्वालिटी से इक्वालिटी होगा, और पॉवर्टी से लड़ने के लिए एक स्ट्रेंथ मिलेगा पॉपुलेशन को। और इन्होंने और एक बोला था कि जो सेफ्टी नेट्स है वो बढ़ाओ, कि देखिए हमारे इंडिया में ना बड़ा दिक्कत है कि हमारी इनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ज़्यादा है, हमारी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कम है। इंडिया में अराउंड 80 to 90% जो एम्प्लॉयमेंट है वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। तो जब अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो उनको सोशल सेफ्टी भी कम होती है। फॉर एग्जांपल देखिए उनकी जो टैक्सेस इंश्योरेंस नहीं होता है, और समझो कोई जो उन घर पे उसी का वजह से जब घर चलती है वही इंसान जब डेथ हो जाती है ना, तो वो क्या करता कि उनकी जो पूरा फैमिली को पोवर्टी लेवल पे ला देता है। जब सेफ्टी नेट्स नहीं होगा तो वो सोसाइटी के लिए इनडायरेक्टली थ्रेट है। तो इसीलिए जो सेफ्टी नेट्स है, गवर्नमेंट को जो इंश्योरेंस पॉलिसीज और जो गवर्नमेंट को कुछ मिनिमम इनकम गारंटी एम्प्लॉयमेंट जैसा, नरेगा जैसा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना चाहिए, जब तभी सोसाइटी एक इनकम जनरेट करेगी, तभी वो जो इनइक्वालिटी है डे बाय डे ओवर द ईयर्स कम होते जाएगा। थैंक यू दोस्तों।